एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चिश्ती साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रंप साहब को कोई तजवीज़ पहुंचती है, वो कमेंट किए बगैर रह तो नहीं सकते। उन्होंने दोबारा सोशल मीडिया पर जो है साइट पर एक कमेंट पास किया है ईरानी जो तजवीज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को खोलने की। मैं कल से ये पूछ रही हूँ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की जो नाकाबंदी है, इसको क्या अमेरिका खोलने के लिए कायल हो सकता है, बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस किस्म की वो शख्सियत है? बहुत शुक्रिया फरवत साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, अब तो लीवरेजेस की बात हो रही है ना। 40 दिन तक जो जंग लड़ी गई, आमतौर पर जब दो फौजें या दो मुल्क जंग लड़ते हैं तो जो जंग के अंदर परफॉर्मेंस होती है वही आपको एक लीवरेज देता है, वही पोजीशन टू बार्गेन देता है और वही आपकी डिमांड सेट करता है कि आप कितने ऑफेंसिव हो सकते हैं अपनी डिमांड में या कितने डिफेंसिव या कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक न्यू फाउंड लीवरेज ईरान को मिला है और वो लीवरेज है कि उसने इसराइल पर हमले किए, ऑब्वियसली उनका डिफेंस नेटवर्क काफी ज्यादा हैम्पर किया। फिर उसने देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस कंट्रोल कर लिया। अभी तक न्यूक्लियर एनरिच जो है वो जो सारा फिसाइल मटेरियल है वो उसके पास है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसने जंग को रीजनलाइज कर दिया। तो ये एक न्यू फाउंड लीवरेज ईरान को मिली है। लेकिन न्यू फाउंड रियलिज्म जरूर दूसरी तरफ मिला है। लीवरेज की बजाय अमेरिका को रियलिज्म जरूर मिला है कि आप इतनी बड़ी दुनिया की माइटी नेवी होके स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुलवा सके। और उसकी एक और वजह अलग है, शायद आपके स्कोप से बाहर हो सवाल के, लेकिन जो लीवरेज ईरान को मिला है वो चाहता है उसकी वैल्यू ऐड हो, उसको लीवरेज मिलनी चाहिए। अब अमेरिका के पास चॉइस ही नहीं बचा। ये एक डिफेंसिव मूव है अमेरिका की जो उसने काउंटर ब्लॉक किया है स्टेट ऑफ हॉर्मस को। दैट मींस आप इतनी बड़ी नेवी के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवा नहीं सके, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ब्लू वाटर नेवी रही है। नेगेटिव पार्ट इज चिश्ती साहब वो ये है कि चीन और रूस के सामने भी एक आपकी स्ट्रेटजी जो है वो बेनकाब हो गई है, विच इज अगेन शेमफुल एज द जर्मन चांसलर सेड कि ह्यूमिलेटिंग है। नॉट ओनली दैट, आपको बाहर की ह्यूमिलेशन की जरूरत ही नहीं है। आपके अपने एडमिरल्स और जनरल्स आपको रियलाइज करा रहे हैं कि आपने 45% के करीब ओवरऑल वेपन्स खर्च कर दिए हैं, आपने तकरीबन 50% के करीब पैट्रियट फायर कर दिए हैं, 30% टोमाहॉक फायर कर दिए हैं। आपका वॉर रिजर्व जो है, जो वॉर रिजर्व कहलाता था कि जो डिटरेंस के लिए होता है, वो फिजिकली आपका एवरेज 50% पे आ गया। जो जो वेपन्स और मिसाइल अगर आपके 50% पर आ गए हैं, और ईरान का भी तकरीबन इसी तरह स्टेटस है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर या स्ट्रेटजी मैं ये कहूंगा कि दोनों को 50% आने के लिए अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल है 50% पर आना, क्योंकि उसने तो पूरी दुनिया चलानी है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, उसने इसराइल की कॉन्टीजेंसियों का ध्यान रखना है, उसने यूक्रेन में मदद देनी है, उसने ताइवान के खिलाफ चाइना को थ्रेट करनी है। तो जो हर मिसाइल वेपन फायर हो रहा है ईरान के ऊपर, वो इनडायरेक्ट फायदा दे रहा है। अमेरिका का जो विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी है इन सपोर्ट ऑफ ताइवान, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दैट मींस चाइना की पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है। तो कमिंग बैक टू द कंक्लूजन जो आप सवाल पूछ रही हैं कि अमेरिका को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप वेपन स्टॉक में भी माइनस हो गए, एनरिचमेंट यूनिट अभी तक आपके पास नहीं है, स्टेट ऑफ हॉर्मस आप ले नहीं सके, रीजनलाइज ईरान ने अपनी मर्जी से कर दिया है। तो आई थिंक कोई फेस सेविंग लेके प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अगर ये ब्लॉकेड रहता है। एक आखिरी पॉइंट बड़ा जरूरी है कि अब तक क्यों नहीं ब्लॉकेड लगाया था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका चाहता नहीं था कि ऑयल एम्बार्गो इतना सख्त हो कि ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाए। ऑयल प्राइसेस जाती हैं तो अमेरिका पर ब्लेम आता है। तो वो एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान को बेचने भी दे रहे थे, चाइना भी जाने दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अच्छा इसकी मतलब है कि मैं एक कमजोरी की पोजीशन से बार्गेन करूंगा, तो उन्होंने काउंटर ब्लॉकेड किया। तो आई थिंक उनको खोलना पड़ेगा, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, बिकॉज एनीवे ये एक्ट ऑफ वॉर है। और एक्ट ऑफ वॉर आप पीस के अंदर या जब आपने सीज फायर किया होता है तो आप एक्ट ऑफ वॉर और सीज फायर दोनों इकट्ठे नहीं चला सकते। ठीक।